एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन से रिलेटेड ही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हमने न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास न्यूक्लियर फिशन है क्या और न्यूक्लियर फिशन क्या हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और उसके लिए हमने क्या की थी, क्यू वैल्यू कैलकुलेट की थी ये चेक करने के लिए। और वो जो क्यू वैल्यू आई थी फिर वो हमने देखा था कि वो हमारे पास किन पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर हम देखा जाए तो हम अगर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हुए किसी भी न्यूक्लियर में फिशन अकर करवा सकते हैं, किसी भी न्यूक्लियर को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास विदाउट प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एनर्जी, हम स्पॉन्टेनियस फिशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने के बगैर कौन से न्यूक्लियर मिनिमम वैल्यू क्या है कि एटॉमिक मास की जहाँ से न्यूक्लियर फिशन अकर करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन के लिए। ठीक है, अब हम उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं एक सिमेट्रिक फिशन। सिमेट्रिक फिशन क्या है, कंसीडर अ सिमेट्रिक फिशन सिमेट्रिक फिशन रिएक्शन कौन सा होता है। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का डिफरेंस आपको पता है। सिमेट्रिक जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और एसिमेट्रिक हमारे पास वो होता है जिसमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A/2। मतलब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसे हम थ्रू रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास X है, आफ्टर फिशन ये डिवाइड हो रहा है Y में और Z में। Z के पास जो हमारे पास ओरिजिन न्यूक्लियर है उसका हाफ एटॉमिक मास है, और Y के पास भी जो ओरिजिन न्यूक्लियर है उसका हाफ एटॉमिक मास है। ठीक है, अब हम बाइंडिंग एनर्जी अगर देखना चाहें तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी भी न्यूक्लियर की, वो हमारे पास फ्रॉम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो 5 फैक्टर्स क्या हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। वॉल्यूम एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कॉलम रिपल्शन एनर्जी प्लस एसिमेट्री एनर्जी और प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स है। और हम अगर रेस्ट मैसेज को कैलकुलेट करना चाहें, हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के जो रेस्ट मैसेज हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं mc² इज इक्वल टू ZMP प्लस NMN इंटू C² और माइनस क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हमने बाइंडिंग एनर्जी ये वाली कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पुट कर लेंगे। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स, सरफेस टर्म और कॉलम रिपल्शन टर्म को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम ये हमारे पास एक जनरल ऐसे हम कर लेते हैं mx/c² के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा ZMP प्लस NMN इंटू C² माइनस बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी में हमने ये वाली टर्म्स पुट करनी है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है AV माइनस सरफेस टर्म है। सरफेस टर्म हमारे पास किसकी इक्वल होती है AS A2/3। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम रिपल्शन टर्म, वो हमारे पास इक्वल होती है AC Z इंटू Z-1 ओवर A1/3। फिर उसके बाद हमारे पास एसिमेट्रिक टर्म है, वो हमारे पास इक्वल होती है एसिमेट्रिक टर्म इंटू A-2Z² ओवर A। और उसके बाद पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। हमने ये सपोज किया हुआ है कि ये हमारे पास इवन न्यूक्लियर है, तो हम पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया ओरिजिन न्यूक्लियर के लिए। ठीक है, बिफोर फिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने देखना है आफ्टर फिशन। तो वो हमारे पास आफ्टर फिशन हमारे पास ये डिकम्पोज हुए हैं, जो हमारे पास फिशन फ्रैगमेंट्स आए हैं, एक Y है और एक Z है। तो Y के लिए हमारे पास जो है रेस्ट मैसेज वो हम कह सकते हैं हमारे पास है ZMP प्लस NMN C²। अब यहाँ पे हमारे पास Z और N जो था वो ओरिजिनल के लिए था, अब वो ओरिजिनल डिवाइड हो गया दो फैक्टर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास Z और N की वैल्यू क्या आएगी,
क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो ये इसे हम कर देंगे z/2 एंड n/2, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी टर्म, तो इसमें ए वी एज इट इज़, और ये हमारे पास क्या है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और हमारे पास क्या होगा a/2 हो जाएगा। फिर इसमें a/2 इंटू 2/3, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम रिपल्शन टर्म है, तो वो भी हमारे पास आएगा माइनस z/2 इंटू z/2 -1 ओवर a/2 1/3, और उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक टर्म a/2 -2 इंटू z/2 ओवर a/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो यही हमारे पास my और mg के लिए भी हमारे पास सेम यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, z/2 n/2 और वो, ठीक है। अब हमारे पास इन एनर्जीज़ पे आफ्टर फिशन क्या, मैंने mg वाली नहीं लिखी टर्म, वो आप खुद ही इसको वो कर लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है। आप जैसे आप mg लिखेंगे z/2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम आएगा, बस यहाँ पे mg आ जाएगा। my और mg को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास mx के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम टर्म है, ये जो सरफेस एनर्जी टर्म है, और कॉलम रिपल्शन एनर्जी है, और एसिमेट्रिक टर्म जो है, इन पे आफ्टर फिशन क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी की। तो हमारे पास जो वॉल्यूम एनर्जी है बिफोर फिशन और आफ्टर फिशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास सेम रहती है। सेम हमारे पास किस तरह से रहती है कि यहाँ पे हमारे पास है ये a और यहाँ पे हमारे पास एक के लिए आएगी a/2 और दूसरे के लिए भी आएगी a/2। तो वहाँ पे हम उसको प्लस कर लेंगे my और mg वाली, जब a/2 प्लस a/2 होगा तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिफोर और आफ्टर रिएक्शन सेम रहेगी। बिफोर और आफ्टर फिशन हमारे पास जो वॉल्यूम एनर्जी है रिमेन्स सेम, या हम कह सकते हैं रिमेन्स इक्वल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनर्जी टर्म। सरफेस एनर्जी टर्म हमारे पास जब न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा दो पार्ट्स में, तो हमारे पास जो सरफेस है वो इंक्रीज़ होगी, और सरफेस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास सरफेस एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास जो सरफेस एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी आफ्टर फिशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम रिपल्शन। कॉलम रिपल्शन एनर्जी जो है हमारे पास वो बहुत सिंपल है। आपको पता है कॉलम रिपल्शन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, प्रोटॉन में रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स हो गए उतनी ज़्यादा कॉलम रिपल्शन एनर्जी होगी। लेकिन जब हम न्यूक्लियर को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो कॉलम रिपल्शन एनर्जी भी आफ्टर ब्रेकडाउन डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डिक्रीज आफ्टर फिशन, ठीक है। हमारे पास है एसिमेट्री एनर्जी। एसिमेट्री एनर्जी जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास सेम रहेगी आफ्टर एंड बिफोर फिशन, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी को हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे पास इवन न्यूक्लियर के लिए, तो वो हम उसको इग्नोर करें इस टर्म को, रिमेन सेम, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे फैक्टर को, तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो हमें ये बता रहा है कि जब भी कोई न्यूक्लियाई फिशन अंडरगो करेगा तो उसके रिज़ल्ट में जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी टर्म्स में से सरफेस टर्म एनर्जी इंक्रीज़ होगी और जो कॉलम रिपल्शन एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी। मतलब ये दोनों आपस में कम्पीट कर रही हैं, और जो एसिमेट्री एनर्जी है और वॉल्यूम एनर्जी जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब जो भी चेंज आएगा न्यूक्लियाई में वो कॉलम रिपल्शन एनर्जी की वजह से और सरफेस एनर्जी की टर्म की वजह से आएगा। तो अब हम क्यू वैल्यू अगर हम देखें, क्यू वैल्यू देखें फिशन रिएक्शन की, तो वो हमारे पास इक्वल होती है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास इक्वल होगी Q इज़ इक्वल टू mx(c²) माइनस my(c²) और माइनस mg(c²), ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग
अब हमारे पास जो सेम टर्म्स होंगी एम एक्स एम वाई और एम जी, इसमें हमारे पास ये थी इक्वेशंस एम एक्स एम वाई और एम जी की सेम एज इट इज़ आएंगी। तो इसमें हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं ये वाली वॉल्यूम टर्म और ये सिमेट्री टर्म, ये हमारे पास सेम टर्म हैं, ये सब टर्म कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगी वो सिर्फ कॉलम पोजीशन टर्म और हमारे पास क्या बचेगी, सरफेस टर्म। तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आएगी सरफेस टर्म, पहले हम देखते हैं एम एक्स के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए एस A2/3 प्लस ए सी जी माइनस जी इंटू जी माइनस 1 था, तो उसे हम जी स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं ओवर A1/3। ये हमारे पास आ गया एम एक्स के लिए। और एम वाई और एम जी स्क्वायर के लिए हमारे पास जो आएंगी वो हमारे पास आ जाएगी माइनस ए एस हमारे पास सरफेस एनर्जी टर्म है, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए एस 2 इंटू मतलब एम एक्स और एम वाई और एम जी दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इंटू A/2/3 और जो हमारे पास सरफेस एनर्जी टर्म आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ए सी इंटू 2Z/2 का स्क्वायर ओवर A/2 इंटू 1/3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेते हैं। सरफेस एनर्जी टर्म को वो हमारे पास कॉमन आ जाएगी, ए एस कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा A2/3 माइनस 2 इंटू A/2 2/3 और फिर हमारे पास जो कॉलम एनर्जी टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी प्लस ए सी कॉमन और जो हमारे पास बाकी आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर A1/3 और माइनस 2 इंटू Z/2 का स्क्वायर ओवर A/2 1/3। ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ए एस और ए सी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। इसकी वैल्यूज आपको पता है, ए एस की वैल्यू हमारे पास होती है 16.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इनकी ये वैल्यूज पुट करके और ए को अगर हम कंसिडर करके हम चेक करें तो हमारे पास जो क्यू वैल्यू है फॉर ए ग्रेटर देन 100, अगर हम स्टार्ट करें ए एस और ए सी की वैल्यूज़ को पुट करते हुए और हम न्यूक्लियॉन्स को डिवाइड करना स्टार्ट करें और उनकी क्यू वैल्यूज़ को चेक करते जाएं तो हमारे पास जैसे ही हम ए ग्रेटर देन 100 को लेते हैं, मतलब 101 105 108, तो कोई भी ऐसा न्यूक्लियर लेते हैं जिसके एटॉमिक मास हमारे पास ग्रेटर देन 100 है और उसकी क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो हमारे पास फेवरेबल है फॉर न्यूक्लियर फिशन। अब हमारे पास अगर हम अपने जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर है वो अबव 200, हम यूरेनियम की बात करते हैं, एटॉमिक मास अबव 200, हम उनकी बात करते हैं कि वो न्यूक्लियर फिशन के लिए फेवरेबल है या वो न्यूक्लियर फिशन अकर करते हैं। हम इनकी बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर है ए विद ग्रेटर देन 100 वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों है, जबकि हम एक्सपेरिमेंटली से देख रहे हैं तो वो हमारे पास फेवरेबल है फॉर फिशन। तो ये जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था बोर एंड व्हीलर ने अपने थ्योरी में। ठीक है, तो वो बोर एंड व्हीलर थ्योरी क्या थी उसे हम डिस्कस कर लेते हैं।